शिक्षा सिर्फ व्यक्ति की तरक्की के लिए नहीं है, यह पूरे देश की समग्र उन्नति की चाबी है। एक शिक्षित समाज ही नई तकनीक, बेहतर स्वास्थ्य और मजबूत लोकतंत्र पैदा कर सकता है। आइए इतिहास में पीछे चलकर समझें कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे बदली। पहले इंडिया में गुरुकुल का प्रचलन था, घर से दूर गुरु के आश्रम में पढ़ाई। यहाँ व्याकरण, काव्य, धर्म और शास्त्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण मिलता था। माध्यम अक्सर संस्कृत या अन्य शास्त्रीय भाषाएं थीं। गांवों में पाठशालाएं और मदरसाएं भी थीं। स्थानीय भाषाओं में धार्मिक ग्रंथ, अक्षर और गणित सिखाया जाता था। उच्च शिक्षा अक्सर ब्राह्मण और उच्च वर्ग के मुसलमानों के बीच सीमित थी। विशेषीकृत विषय थे व्याकरण, कानून, दार्शनिक साहित्य और विज्ञान में आयुर्वेद व खगोल शास्त्र। हालांकि पाठ्यक्रम प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे और समय के साथ बदल सके नहीं, पर इनसे जन साक्षरता फैलती थी। यह व्यवस्था काफी लोगों तक पढ़ने लिखने की पहुंच दे पाई। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और शिक्षा के परिदृश्य में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। कंपनी का मकसद व्यापार और राजस्व था, भारत की प्रगति नहीं। धीरे धीरे स्थानीय राजाओं के द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि बंद हुई और पारंपरिक शिक्षा ढहने लगी। फिर भी कुछ संस्थाएं स्थापित हुईं, जैसे 1781 में कोलकाता मदरसा और 1791 में संस्कृत कॉलेज। इस तरह पारंपरिक शिक्षा और कंपनी की नीतियां साथ साथ चलीं, कुछ बची, कुछ बदल गई। अब हम ब्रह्मांडीय बदलाव, चार्टर एक्ट और मैकॉले की नीतियों को देखेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट ने शिक्षा के लिए सालाना कम से कम 1 लाख रुपए आरक्षित किए। इसने मिशनरियों को भी भारत में शिक्षा और धर्म फैलाने की आजादी दी। चार्टर एक्ट ने पहली बार राज्य की शिक्षा में जिम्मेदारी स्वीकार की। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया। क्लर्क्स के लिए भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों का प्रशिक्षण। 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। हिंदू कानून और दार्शनिक शिक्षा के लिए शिक्षा में 2 धड़े बन गए, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट चाहते थे भारतीय भाषाएं और शास्त्रीय ज्ञान को तरजीह। एंग्लिसिस्ट चाहते थे पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी को माध्यम बनाकर आधुनिक शिक्षा। 1835 में मैकॉले का मिनट आया, अंग्रेजी माध्यम और पश्चिमी ज्ञान पर जोर। उनकी नीति ने अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान को प्राथमिकता दी और स्थानीय भाषाएं पीछे रह गईं। मकसद था एक इंडियन इन ब्लड, इंग्लिश इन टेटेस्ट क्लास तैयार करना। 1854 का वुड का डिस्पैच शिक्षा में बड़ा मोड़ था। इसने विद्यालयों का ढांचा, मातृभाषा पर जोर और विश्वविद्यालयों की नींव रखी। महिला शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया। 1857 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित हुए। उच्च शिक्षा का नया ढांचा। यहां से आधुनिक विज्ञान और समाजशास्त्र की किताबें उपलब्ध हुईं, जो आगे चलकर राष्ट्रीय चेतना जगाने में मददगार रहीं। अंग्रेजी किताबों का प्रिंटिंग सस्ता हुआ और उपलब्धता बढ़ी। 1882 में हंटर कमीशन ने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देने की सिफारिश की। उन्होंने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम सुझाए। उच्च और व्यावसायिक करियर के लिए अलग अलग मार्ग सुझाए गए। 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट और कर्जन का नियंत्रण, राष्ट्रीयतावादी वर्ग ने इसे प्रतिगामी कहा। शिक्षा पर बढ़ते नियंत्रण से राष्ट्रीय नेताओं में असंतोष बढ़ा। नेताओं ने एजुकेशन और सामाजिक दूरी पर चिंता जताई। मंझे हुए विचार सामने आए। ब्रिटिश शिक्षा ने पश्चिमी विज्ञान पहुंचाया, पर यह सीमित लोगों तक ही सिमटी रही। इतिहास में मिश्रित प्रभाव, कुछ विकास, कुछ पाबंदियां। राष्ट्रीय नेताओं ने वैकल्पिक शिक्षा संस्थान बनाकर जन शिक्षा की राह अपनाई। विश्व भारती, अलीगढ़ समेत कई उदाहरण। रविंद्रनाथ टैगोर ने रचनात्मक और हस्तकला आधारित शिक्षा पर जोर दिया। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। गांधी ने बुनियादी शिक्षा और क्रियात्मक शिक्षा का मॉडल अपनाया, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। इस स्कीम का उद्देश्य था व्यवहारिक कौशल और मातृभाषा पर बल। हस्तकला से सीखना, यह शिक्षा का मुख्य सिद्धांत था। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल की, जैसे सीवी रमन, पीसी महालनोबिस, एस रामानुजन और विश्वेश्वरैया जैसे वैज्ञानिकों ने देश का मान बढ़ाया। ये उपलब्धियां शिक्षा के आधुनिक रूप और शोध की ताकत दिखाती हैं। राष्ट्रीय नेताओं ने राष्ट्रीय काउंसिल बनाया और समाज के हर तबके तक शिक्षा फैलाने के लिए खुद की संस्थाएं शुरू की। राष्ट्रवादी संस्थाओं ने जन शिक्षा और समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया। इनसे एजुकेशन में लोक अभियोग और सामाजिक चेतना बनी। फिर भी ब्रिटिश नीतियों ने जन शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। परिणाम स्वरूप व्यापक निरक्षरता बनी रही। 1911 से 1921 के बीच निरक्षरता बढ़ी। यह सामाजिक खाई का संकेत था।
इसी वजह से बाद में राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्रामकर्ताओं ने जन शिक्षा को प्राथमिकता दी। आज एजुकेशन ने बड़ा परिवर्तन लिया है। विज्ञान, तकनीक और समावेशी नीतियां आगे बढ़ रही हैं, पर अभी भी चुनौती है सुलभता, गुणवत्ता और मातृभाषा आधारित बुनियादी शिक्षा। शिक्षा को हम सब मिलकर मजबूत करें, तभी राष्ट्र तरक्की कर पाएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।